गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। कैसे हो आप सब? बढ़िया, जबरदस्त। रेडी हो आज केमिकल काइनेटिक्स का युद्ध लड़ने के लिए मेरे साथ? लेक्चर 1 है ना। केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत जबरदस्त चैप्टर माना जाता है अपने आप में। बोर्ड्स में इसकी बहुत ही अच्छी एक वेटेज है केमिकल काइनेटिक्स में। बोर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो गाइस, देखने से पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन लोग ये वीडियो देखेंगे जिनको फायदा होगा, क्योंकि ऐसे वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। मेरे व्यूज बढ़ेंगे और मुझे फायदा होगा, बट आपको कोई फायदा नहीं है। तो अपना फायदा करने के लिए वही बच्चे वीडियो देखिए जो 9th और 10th के एनटीएससी या ओलंपियाड्स में पेपर देने वाले हैं 2021, 22, 23, 24 किसी भी क्लास में। 11th और 12th के जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें बोर्ड में 100/100 फोड़ना है, आईआईटी जेई के अंदर 100/100 फोड़ना है, और नीट के अंदर 100% निकालना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, वही देखे। कॉमर्स वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे गाइस डोंट, क्योंकि ये लेक्चर बहुत जबरदस्त होने वाला है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, कहीं गिर मत जाना मेरे साथ इस लेक्चर में। इस लेक्चर में एनर्जी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी से आपको कामयाबी मिलती है, कामयाबी से आपको तरक्की मिलेगी, तरक्की से आप जिंदगी के अंदर एक अच्छे मुकाम पे पहुंचोगे। तो जो बच्चे लेट के ये वीडियो देख रहे हैं, जाग जाओ, सीधे हो जाओ। जो लड़के बच्चे रजाई के अंदर बैठे, आ जाओ भाई बाहर आ जाओ, एक चेयर पकड़ लो, टेबल पकड़ लो, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और आ जाओ। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, ये हमारे लड़ने के लिए हथियार है। किससे लड़ना है? इग्नोरेंस से। किससे लड़ाई करनी है? अपनी इग्नोरेंस से जो केमिकल काइनेटिक्स की है उसको खत्म करना है आज, और एक बढ़िया सा काम करना है बच्चों। ठीक है, आप तैयार हो? अगर तैयार हो तो मुझे फटाफट से चैट सेक्शन के अंदर बताइए। और अभी तक अगर इसको लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो बहुत बड़ा पाप किया। फटाफट से करो और रिमाइंडर ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। तो क्या बच्चा पार्टी हमने काम करना है? सबसे पहले हमने आज इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये टॉपिक्स है सारे केमिकल काइनेटिक्स के, हम पढ़ रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। ठीक है, तो हमने पढ़ना है एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की क्या होती है, बड़े बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं क्लियर करूंगा। और टेम्परेचर का क्या रोल है एक रेट ऑफ रिएक्शन में। जबरदस्त चैप्टर है। तो आइए उस परमात्मा को, वाहे गुरु को, उस भगवान को याद करके इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर का नाम से, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी, काइनेटिक एक्टिवा बढ़ी थी, ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है? तो आओ, बड़ी अच्छी पढ़ाई है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry that deals with the study of तीन चीजों से, rates of reaction, with the rates of reaction, factors affecting the rate of reaction, factors affecting the rate of reaction, rates of reaction, दूसरा factors affecting the rate of reaction, और तीसरा mechanism by which the reaction proceeds. Mechanism by which the reaction proceeds. ये बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स है। तो केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो किससे डील करती है? रेट ऑफ रिएक्शन से बच्चा लोग। सेकेंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा मैकेनिज्म जो उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। ठीक है, तो जब मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ता हूं तो मुझे यहाँ पे एक बड़ी अच्छी याद आती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स के अगर बेसिस पे डिफाइन करें तो बेटा पहला होता है slow reactions, or in fact I can say very slow reactions. बेटा दूसरा होता है very fast reactions, right? भाई ये very slow reactions इतने slow होते हैं, it can take years. For example, growing up of a tree और a human being एक जैसा है ना, इस सालों साल लग जाते हैं slow reactions में। corrosion, rusting of iron is also one of the examples of the very slow reactions. Very fast reactions कौन से होते हैं? Example,
सोडा विद इन वाटर, सबसे बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है सोडियम प्लस वाटर, जब आप डालोगे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन और बड़े होते हैं। बट पॉइंट ये है, एक तीसरी टाइप भी निकलती है जिसको आप कहते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। ये क्यों निकली? क्योंकि बेटा very difficult, or I should say impossible, to determine the rate of reaction of very slow reactions. To determine the rate of such reactions. Again, impossible. To determine the rate of these reactions. The rate of fast reactions also. तो इसका possible है. Possible to determine the rate of मॉडरेट रिएक्शंस। ये बात समझ रहे हो? इनका पॉसिबल होता है डिटरमाइन करना, बहुत इजी बात है, जबरदस्त तरीके से आपने करनी है मेरे साथ, ठीक है? तो मॉडरेट रिएक्शन हम पढ़ेंगे। अब जब मॉडरेट पढ़ते हैं तो मॉडरेट में मुझे पहली दो टाइप्स मिलती हैं जो बड़ी सिंपल होती हैं बेटा। पहले होते हैं रिएक्शंस एलिमेंट्री रिएक्शंस, और दूसरे होते हैं बच्चा लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। आओ थोड़ा डिटेल में इनके बारे में बात करें। एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। आइए बच्चा लोग करते हैं इसके बारे में बात। सबसे पहले हम करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस ये बहुत अच्छे, बहुत सिंपल, बहुत जबरदस्त एग्जांपल्स होते हैं बेटा। इसमें क्या लिख सकते हो? द रिएक्शंस which take place in one step only are called as elementary reactions. Are called as elementary reactions. ये बात जरा आपने समझनी है अच्छे से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली कराएंगे हम, ठीक है? आपने कंफ्यूजन नहीं करनी, आपने चिंता नहीं करनी, इतना इजी चैप्टर चुटकियों में करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा तो बता देना मुझे। अगर इस वीडियो को पूरा देख पाए, गारंटी से बोलता हूँ ऐसा केमिकल काइनेटिक्स दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा, इतना इजी कर दूंगा गारंटी से, ठीक है? अच्छा, इसमें ऑन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट रंग भी लाएंगे। ऑन कॉन्ट्रास्ट reactions which do not take place in a single step, which do not take place in a single step, but comprises of more than one step are called as complex reactions. Are called as complex reactions. For example, I'll give you example also to demonstrate this. For example, 2KClO3 heat gives you 2KCl plus 3O2. Now this reaction particularly, I am telling you, happens in 3 steps. Scientifically, it happens in 3 steps. ठीक है? तो ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में नहीं होते उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या कहते हो बच्चों? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये बात समझनी है, ठीक है? आइए जी नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं हम लोग। टॉपिक बहुत ही सिंपल अगला, उसको कहते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ अ रिएक्शन बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। क्या कहता है लिखिए, इट इज डिफाइंड एज the change in the concentration, of the reactants or products per unit time.
per unit time. Therefore, rate of a reaction can be described as, please understand this point very carefully, guys. It can be described as the change in the concentration of reactants or products divided by time. ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, बहुत जबरदस्त. Therefore, it can be written as delta x upon delta t. चेंज इन टाइम भी होगा, अब टाइम को चेंज इन टाइम भी लिख सकते हो, चेंज इन टाइम. That means x2 minus xy divided by t2 minus t1. That is called as the rate of a reaction. अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल सिंपल बात है. देर है, ये रेट ऑफ रिएक्शन माना जाएगा. ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो चैट सेक्शन में बताओ. अगर पसंद आता है, जबरदस्त समझ आता है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो. ठीक है, क्लियर है. चलिए, अगर आप मुझे कहोगे सर और स्पेसिफिक बता दो, और स्पेसिफिक कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज the change in, or I can not change, I can say the decrease in the concentration of reactants. The concentration तो उसकी decrease करेगी, divided by change in time. It is also equals to the increase in the concentration of products divided by change in time. This is also rate of reaction equals to, बेटा सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है. तो मैं लिख सकता हूं, अच्छा यहाँ पे जो मैं कॉन्सेंट्रेशन बता रहा हूं, प्लीज नोट, यहाँ पे मैं जो कॉन्सेंट्रेशन बता रहा हूं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द एक्टिव मासेस. It is entirely expressed in the active masses. किसी को active masses का मतलब नहीं बता दो. Active masses are always equals to the molar concentration, the moles per unit liter. वॉल्यूम हमेशा लीटर में लिया जाएगा. इसको हम कहते हैं एक्टिव मास. ये बात समझनी है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को हम हमेशा एक्टिव मास में एक्सप्रेस करते हैं, और एक्टिव मास का था मोल्स पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेना है. ठीक है ना. अब मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिखाता हूं. फॉर एग्जांपल, A plus B gives you C plus D. इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चा लोग, ध्यान देना. डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब माइनस, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लगे माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी. ये बात जरा सीखनी है. हियर द माइनस साइन इंडिकेट्स, the negative sign indicates, the negative sign indicates, क्या indicate करता है negative sign? Decrease in the concentration of reactants. ये अभी आपको graphically भी explain करूंगा. In the concentration of reactants. For example, मैं अगले पेज पे लेके जाता हूँ. तो हमारे पास एग्जाम्पल था A plus B gives you C plus D. तो जैसे मैं पीछे लिख रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, प्लीज अंडरस्टैंड, माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा डी. राइट. इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू प्लस ऑफ डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू प्लस ऑफ डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ठीक है, तो मैं बता रहा था, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, negative sign indicates
the decrease in the concentration of reactants. And my friends, this positive sign indicates, what does it indicate? Positive sign indicates the increase in the concentration of products. ये बात जरा समझनी है। तो पॉजिटिव साइन इंक्रीज करता है, नेगेटिव साइन डिक्रीज शो करता है, ये बात समझनी है। ठीक है बच्चा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल, small a, capital A, small b, capital B gives you small c, capital C, small d, capital D. यहां से मैंने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, इसका तो निकाल देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इक्वल्स टू माइनस है डी, तो लगाना नहीं तो वाला मत लगाओ, 1 अपॉन ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इट इज इक्वल्स टू -1 बटा बी डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी is equals to +1 by small c capital C delta again delta t, it is equals to +1 by d delta d capital dt। ठीक है। यहाँ पे जो किसी को अगर डाउट हो तो बता दूं, ये जो डेल्टा साइन होता है इट इंडिकेट्स द स्मॉल चेंज, इट इंडिकेट्स द स्मॉल चेंज। ठीक है बच्चों, तो कोएफिशिएंट बन जाता है, सिंपल सी बात है। अब जब हम ये रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे पढ़ना है टाइप्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है। इसे पढ़ाने से पहले मैं 2 मिनट आपसे बात करूंगा। अभी तक भी जो बच्चे सीरियस नहीं हुए हैं और जिनको लगता है यार कोई बात नहीं, 10th बहुत पढ़ी है, 12th बहुत पढ़ी है, बोर्ड्स आ रहे हैं, IIT JEE आ रहा है, नीट आ रहा है, यार आप सबके लिए मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ। आपको पता है ना कि नहीं पता? स्पेशल क्लासेस लेता हूँ। उन स्पेशल क्लासेस के अंदर आपने आना है, आपने पढ़ना है। ठीक है। उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारा का सारा वहां पे क्लासेस लगाइए स्पेशल, और गारंटी से बताता हूँ वहां पे मेरे नंबर पूरे आएंगे आप लोगों के। ये बात जरा समझ के चलना, वहां पे नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप तैयारी करोगे स्पेशल क्लासेस के अंदर, स्पेशल क्लासेस के अंदर मेरा पी ब्लॉक चलना है, डी ब्लॉक चलना है, एफ ब्लॉक चलना है, बट तैयारी करनी पड़ेगी। मैं ऐसी तैयारी करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन दूंगा, पक्का हो जाएगा। बट आपने पढ़ना है मेरे साथ। ठीक है। पूरा पढ़ना है, जबरदस्त पढ़ना है, उस परमात्मा को, उस भगवान को याद करके पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं बच्चा। तो इसमें आता है एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन, और दूसरा आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। 2 रिएक्शंस होते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात समझनी है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। जो एवरेज होता है ना, देखो काम वही करेगा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी वेल। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देके जल्दी समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल N2 plus 3H2 will express as 2NH3। इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? माइनस N2 बाय डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू -1 by 3 डेल्टा H2 बाय dt plus 1 by 2 delta NH3 divided by delta T. That means this average rate of reaction is for the total quantity, total change in the concentration for a large interval of time, for the large interval of time। ये बात आप इंस्टेंटेनियस में क्या होगा वो भी देख लीजिए। इंस्टेंटेनियस में क्या होगा? This rate of reaction is for any instant of time,
इज फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए आ सकता है। जैसे कि यही रिएक्शन अगर हम ले लें इसका रिवर्सिबल करके, फॉर एग्जाम्पल 2NH3 N2 प्लस 3H2, इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकाल देते हैं भाई लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस rate of a reaction is equals to -1/2 d आ जाएगा यहाँ पे NH3 dt, it is equals to d N2 by dt, and it is also equals to beta log plus 1/3 d NH3 sorry H2 d H2 by dt। मेरी बात लग रही समझ? यहाँ लिख दूं, it is equals to plus 1/3 d of हाइड्रोजन बटा dt। बेटा ये जो है ना, it is for at any instant for very small interval time, an instant of time। ये बात आपने समझनी है। तो दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, पहला कौन सा होता है जरा समझना है। पहला होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ। एवरेज थोड़े लंबे टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस किसी भी मोमेंट काम हो सकता है, ठीक है। तो आपने करना है, यहाँ पे डेल्टा लगना है, वहां पे डी लगना है, डिफरेंशिएशन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी बात आपने ये भी समझनी है कि अगर आप अच्छा पढ़ गए ना यार, बहुत एंजॉय करोगे लाइफ में। मैं संडे की बात करता हूँ, संडे नहीं, हाँ संडे की बात है, मैं बता रहा हूँ। I was in the morning very occupied with some work, with some people, with some meetings, conferences of my staff and all that in Canada, USA, New Zealand. I was talking with people and I got to know कि अब जिंदगी के अंदर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप छोटी उम्र में करो चाहे बड़ी उम्र में करो। अगर आप छोटी उम्र में मेहनत करगे ना, जो आपकी अभी एज, दैट इज कॉल्ड adolescent age, that is called brahmacharya age, that is called teenage, you can give it different names। इस उम्र में मेहनत करके ना सारी जिंदगी खाली पीली कुछ नहीं करना पड़ेगा, एंजॉय करोगे, मस्त पैसा कमाओगे। और अगर आप अभी मेहनत नहीं करें ना यार, कम से कम आने वाले 20 साल आपको काम करना पड़ेगा, दिन रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, कंजूस जिंदगी जीना पड़ेगा, पुराने फटे कपड़े डालने पड़ेंगे। मेरी बात पे विश्वास मत करो, अपने आस पड़ोस देखो, रिलेटिव्स में, अपने आस पड़ोस देखो, नेबर्स में, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसको कितनी आज मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता, वो अपने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता, वो अपनी बीवी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता, वो अपने धंधे को अच्छा नहीं चला पाता। अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़े लिखे हुए, आने वाला टाइम, आने वाला युग आपके अकॉर्डिंग चलेगा। आप अपने आस पड़ोस में कोई 10 अमीर आदमी निकालो जो 2010-11 के बाद अमीर हुए हैं, पिछले 10-12 साल में। मुझे उनमें से एक छांटी करके इंसान बताना जो बिना पढ़े लिखे आज अमीर बना। पापा का पैसा नहीं देना, पापा के बिजनेस में नहीं, अपने खुद के लेवल पे कोई जॉब पे, चाहे वो बिजनेस में, अच्छा नहीं पढ़ा। हमेशा गारंटी से बोलता हूँ 12th में बहुत अच्छा हैंडसम परसेंटेज होगा, बहुत अच्छा रैंक होगा किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो मेडिकल, चाहे वो नॉन मेडिकल, चाहे कॉमर्स, चाहे ह्यूमैनिटीज। उस इंसान ने बहुत मेहनत की होगी और आज वो बदल दिया होगा। या तो ये आपकी लाइक आपकी किस्मत खराब नहीं कि आप छोटे घर में पैदा हुए, बट अगर आप उसी घर में मरते हो ना यार, आपकी गलती है। आपकी गलती नहीं थी आप उस घर में पैदा हुए, बट अगर उसी घर में मरते हो तो आपकी गलती है। अगर आपके उसी घर के अंदर उसी घर में बच्चे आते हैं तो आपकी गलती है। आने वाले टाइम में इतना पढ़ो, इतना मेहनत करो कि हजारों घर आपके हो, हजारों पैसे आपके हो, ताकि आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे साथ मेहनत करोगे, मुझे प्रॉमिस करो इस 4 सेक्शन के अंदर, ठीक है ना, पूरी मेहनत करनी है, अपने माँ बाप को पूरा सुख देना, उस परमात्मा को, उस वाहिगुरु को याद करके, हाजिर नाजर करके उसके आगे आज माफी मांग लो। हे परमात्मा, हे वाहिगुरु, बहुत गलतियां कर ली हैं, आज मैं उठ गया हूँ, मुझे आपने आशीर्वाद देना है, इतना आशीर्वाद देना है कि आपका हमेशा सच्चा भक्त बनूं। मैं सच बता रहा हूँ, जब भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद कहीं पे जाता हूँ ना, उस परमात्मा, उस वाहिगुरु के आगे ये प्रे करता हूँ, परमात्मा ही अरदास करता हूँ, हे वाहिगुरु, इतनी शक्ति बख्शी कि किसी के आगे सिर ना झुकाना पड़े, इतनी शक्ति बख्शी। और सच मानना, एक बार भी मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा नहीं हो कि किसी को मुझे किसी के आगे सिर झुकाना पड़ा हो। उस परमात्मा को, उस वाहिगुरु का इतना आशीर्वाद है, तो इसलिए आप उस परमात्मा को, उस वाहिगुरु को घर में बैठे दो अपने भगवान को, माँ और बाप को
इतनी इज्जत दो और हमेशा कहो कि परमात्मा मैं तेरा छोटा नन्हा बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता सही गलत क्या है, मुझे सही दिशा दे और मुझसे मेहनत करवा जिस दिशा में तू करवाना चाहता है, क्योंकि जरूरी नहीं वो आपको वो मिले जो आप चाहते हो, जरूरी ये है जो भगवान आपके लिए अच्छा होगा वो आपके लिए करेगा। ठीक है, इसी के लिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं बच्चों। यहां से हम करेंगे यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन। यूनिट्स क्या है उस रेट ऑफ रिएक्शन के बेटा, वो आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यूनिट होते हैं बच्चा लोग मोल, लीटर -1, सेकंड -1 और मोल लीटर -1, मिनट -1। अगर गैसीय स्टेट में हो, अगर गैसीय स्टेट में हो बेटा एटीएम सेकंड -1 और एटीएम मिनट -1 की बात समझना। दिस इज फॉर द गैसीय स्टेट, दिस इज फॉर द गैसीय स्टेट, ये बात जरा समझ लीजिए, ये गैसीय स्टेट के लिए होता है। दूसरी बात मैं इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाऊंगा नोट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन के लिए। इफ द रिएक्शन इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इफ द रिएक्शन इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो जाए, देन मतलब याद रखना है d/dx ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन is always equals to d/dx of the backward reaction। तब तो दोनों बराबर हो जाएंगे, नेट रिएक्शन जब इनको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, लग गया कि जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में तो फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के हमेशा बराबर रहता है, ये बात समझनी है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं बच्चों factors affecting the rate of a reaction, factors affecting the rate of a reaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल पेपर में इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई इसमें से क्वेश्चन निकल ही आता है बेटा। तो पहला है जो concentration of the reactants, concentration of the reactant is the first factor बच्चों। कैसे, पहले दो कर लेते हैं। सेकंड इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स माय फ्रेंड्स, है ना, दो कर ले। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन देखिए, ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, greater the concentration of reactants, greater rate of reaction, greater the rate of reaction। ये बात आपने समझनी, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। करेक्ट सर, चेक करके बताइए मुझे, बिल्कुल ठीक है बात। ठीक है, चैट सेक्शन में बताते रहिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे, वो देखिए। अब कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं, दो तरह के रिएक्टेंट्स भी होते हैं जिनके पास हायर एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इनको मैं एक्टिवेशन एनर्जी कहता हूं, और कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जिनके पास लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होती है। आई टर्म दिस एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एनर्जी कितनी चाहिए उसे एक्टिवेट काम करने के लिए, उसे प्रोडक्ट करने के लिए, बात समझाना। अब रिएक्टेंट जो है जिनके पास हायर एक्टिवेशन एनर्जी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन लो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन लो, एंड इसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई, रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है। ठीक है, ये बात समझनी है। तो दो फैक्टर, सिंपल सी बात है। अगेन पहला, द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकंड, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में रिएक्टेंट्स जो होते हैं या तो हाई
उनकी बेटा होती है एक्टिवेशन एनर्जी या लो एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको ब्रेक करने के लिए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लो हो जाएगा, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। थर्ड देखिए बेटा, हमारा आता है टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है वो देख लीजिए बेटा। टेम्परेचर जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन becomes double, ये प्लीज इंक्रीज रखना है, विद इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर, with every increase of 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। ये बात है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल होता है 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल 273 केल्विन पे इमेजिन करो आपका था 5 आवर रेट, तो 283 केल्विन पे है ना 10 डिग्री के, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 10 आवर रेट। ये बात समझना, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज the new rate of reaction, the original rate of reaction, the original rate of reaction। यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर आप ऊपर लिख रहे हो 10 केल्विन, यहाँ 10 सेल्सियस, यहाँ 10 केल्विन। बेटा याद रखो, when it comes to difference in temperatures, when it comes to difference in temperatures, so 1 Kelvin corresponds to 1 डिग्री सेल्सियस। छोटी क्लासेस में करवाया जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, समझना है, ठीक है। थर्ड हमारा फोर्थ होता है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कहा जाता है, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, greater the surface area of reactants, greater the rate of a reaction, greater the rate of a reaction। ये बात समझनी है, मैं इसे अगले पेज पे और एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, जरा देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द surface area of reactants, is directly proportional to the surface area of reactants। ये बात जरा समझनी है, is directly proportional to surface area of reactants, such an important point। नेक्स्ट बेटा हमारा पॉइंट क्या बनेगा, हमारा जो नेक्स्ट बन रहा है बच्चा लोग, वो बनता है, आपने याद रखना है, सॉरी, फिफ्थ पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड लाइट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड लाइट, एंड लाइट। बच्चा लोग ध्यान से देखना, देखो जो कैटलिस्ट होता है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट कैन नॉट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी इतनी है नहीं, हिम्मत नहीं है, इट कैन नॉट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, बट इट कैन स्पीड अप द रिएक्शन फास्टर, इट कैन स्पीड अप द रिएक्शन फास्टर। ये बात आपने समझनी है, ये रिएक्शन को फास्ट करवा देते। एंड इट कैन नॉट alter the equilibrium also, it cannot alter the equilibrium also, please understand this thing, ठीक है, ये बात समझनी है। जहां तक लाइट की बात है, लाइट की प्रेजेंस वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट की जो प्रेजेंस होती ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द रेट ऑफ रिएक्शंस, फॉर ऑल द रिएक्शंस टू हैपन, फॉर ऑल द रिएक्शंस टू हैपन, ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपने देखना है, बहुत जबरदस्त देखना है बच्चों, ठीक है। तो अब हम करेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 1, इसके ऊपर न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है। तो आइए न्यूमेरिकल नंबर 1, बेटा आपने पढ़ा होगा बचपन में, एक ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। आओ जी, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के इक्वेशन दी हुई हमें 4NH3 plus 5O2 will give you
4NO प्लस 6 वाटर। ठीक है, उसने क्या कहा, कहता जी इसकी रेट लॉ लिखो या इसका रेट इक्वेशन लिखो। कैसे लिखना है, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, कैसे लिखूंगा बेटा, -1/4 NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू -1/5 O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T is equals to +1/4 NO divided by delta T. It is equals to +1/6 H2O divided by delta T. ये बात जरा समझ लेना। अगले में है, अगला इसका पार्ट क्या कहता है, हाउ इज, जरा पॉइंट समझना, रेट ऑफ कंजम्पशन of oxygen related to the rate of consumption of ammonia. Rate of consumption of ammonia बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा काम है बेटा, आपको अमोनिया का रिश्ता देना है और ऑक्सीजन का रिश्ता देना है। तो बेटा लिख सकता हूं -5/4 इन दोनों से, ये इधर आ गया 5, NH3 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू -O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा बच्चा लोग, -1.25 अमोनिया डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये बात जरा समझनी है, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो, एग्जाम्पल 1 and 2 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। अगला देखिए एग्जाम्पल एक और, न्यूमेरिकल नंबर 2। देखो मेरे पास एक इक्वेशन है 3 आयोडाइड नेगेटिव S2O8 -2, है ना, -2 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, -2 विल गिव यू I3 नेगेटिव प्लस 2SO -24। ठीक है, क्या दिया है इसका सवाल, इफ डेल्टा S2O8 -2 upon delta T is equals to 1.5 into 10 raised to power -3 molar per second. Find the value of I negative upon delta T for the same interval of time, for the same interval। तो आइए बेटा आंसर निकालें इसका, सिंपल सा है, पहले इनका रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा हमें। क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू -1/3 I negative upon delta T is equals to -S2O8 -2 upon delta T, correct? It is equals to 1/I3 negative upon delta T. It is equals to +1/2 SO -24 upon delta T। ठीक है बच्चों, अब मुझे किस किस का रिश्ता निकालना है, एक इसका रिश्ता निकालना है, इसका रिश्ता निकालना है, तो मुझे I नेगेटिव निकालना है। तो मैं लिख सकता हूं इन दोनों को लेके I नेगेटिव डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू -3 इंटू S2O8 -2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू -3 इंटू 1.5 इन 10 रेज़्ड टू पावर -3, करेक्ट। वो आ गया बेटा -0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 मोलर सेकेंड -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है बच्चा, ये लग गया। अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चा, ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो लिखिए द रिप्रेजेंटेशन of the rate of a reaction in the terms of its concentration
in the terms of its concentrations is expressed as a rate law. ये बात जरा समझनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर जनरल रिएक्शन, कंसिडर रिएक्शन AA plus BB will give you the products. So इसका रेट क्या बनेगा भाई लोग? अगर मैं इसका रेट लॉ बनाऊं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A to the power X, B to the power Y, where X and Y are the scientifically found or experimentally determined values. Therefore, the rate law is equals to K AX BY. Here, this K is called as the rate constant. And it is always different for a different reaction. Rate constant is always different for a different reaction. You have to understand this. ठीक है? यही इसी तरह मैं कहता हूँ, if the concentration of A equals to B, which is equals to 1 mole per liter, then the rate law is equals to K 1 and 1. Therefore, the rate law equals to K. रेट लॉ को हम K कह देंगे, ठीक है? रेट लॉ को हम K कह सकते हैं, और K कौन है? हमारा रेट कांस्टेंट है। ये हमारा रेट कांस्टेंट है। अगर मुझे कोई कह दे गलती से ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से बता देता हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is always X plus Y. Please understand. It is the sum of the powers of the concentration of the reactants. And that powers कहाँ से निकलती हैं? These are experimentally determined values. Experimentally determined values. Please understand this. ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज होती है। ये बात जरा समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं एग्जांपल देखिए एक और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। इमेजिन करिए मेरे पास एक रिएक्शन है, कंसिडर अ रिएक्शन, है ना। 2KClO3 gives you 2KCl plus 3O2. अगर मुझे इसका पूछा जाए ऑर्डर कितना है, सो आई कैनॉट आंसर। मुझे नहीं पता इसका ऑर्डर कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बट अगर मुझे पूछी जाए इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, मुझे पता है, इट विल बी 2. व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी? द नंबर ऑफ स्पीशीज reacting to form a product. I hope you understand the meaning. मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है N2 plus 3H2, इमेजिन कर रहा हूँ ना, 2NH3। मुझे कहा जाए इसका ऑर्डर क्या है, आई डू नॉट नो, नो आइडिया। कैसे निकलेगा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यू कैनॉट फाइंड, you cannot understand, you cannot write, it is an experimental value. But if I talk about molecularity, it will be simple. 1 of this and 3 of this, that is 1 plus 3, which is equals to 4. Please understand the differences. दोनों में देखना है, फर्क देखना है बच्चों, ठीक है? दोनों में फर्क देखना है, बहुत सिंपल फर्क है, ठीक है?
तो यहां से मैं निकालता हूं बच्चा लोग मॉलिक्यूलैरिटी के ऊपर और थोड़ी परिभाषाएं। जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है बेटा जनरली, है ना, कैनॉट बी मोर देन 3, इस 3 ज्यादा नहीं हो सकती जनरली, प्लीज अंडरस्टैंड। सो मॉलिक्यूलैरिटी को समझना आपने अच्छे से, ठीक है। यहां से मैं आपके लिए एक नया चीज लाया हूं, वो चीज है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड बेटा जी रेट कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ाने से पहले एक बात याद रखना, अभी पढ़ लो आज केमिकल काइनेटिक्स, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कल इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ आपके लिए। तो क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass। एक्टिव मास बता चुका हूं, active mass and the rate at which the reaction proceeds is directly proportional to the product of the active masses is of the reacting substances। ये समझना आपने, ठीक है, ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है आपको पता है? ये किसने दिया था साइंटिस्ट? इट वाज गर्ल्डबर्ग। 2 साइंटिस्ट थे मेजरली, एक गर्ल्डबर्ग था, एक वेज था, जिन्होंने बताया, बट मेजरली गर्ल्डबर्ग था। So the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active masses, and at the rate at which a reaction proceeds is proportional to the product of active masses of the reacting substances। Please understand this, ठीक है। इसको मैं न्यूमेरिकली भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हम कर चुके हैं, दोबारा करने लगे हैं। कंसिडर अ रिएक्शन A plus B gives you C plus D। इसका रेट क्या बनेगा बेटा? Rate of reaction is directly proportional to minus of dA dt, directly proportional again minus d of B upon dt, directly proportional to dC upon dt, directly proportional to dd upon dt। Positive, so negative sign we have done indicates, the negative sign indicates the decrease of the concentration of reactants, the decrease of concentration of reactants, and this positive sign indicates the increase in the concentration of प्रोडक्ट्स। ये बात आपको समझनी है, अच्छे से समझनी है, जबरदस्त समझनी, बहुत इजी है। यहां से जब मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या दूंगा बेटा आपको? के, ये समझ लो, अब के आएगा डायरेक्टली, इट इज ए, इट इज बी, यू कैन ऑल्सो से अपॉन टाइम लगा लीजिए। जो ए और बी है ये एक्टिव मासेस हैं, और ये जो के है ये रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है जी। अगर मेरे से आप पूछोगे यूनिट्स ऑफ के, सिंपल से है, मोल लीटर -1
1 माइनस n s माइनस 1 और ATM 1 माइनस n s माइनस 1। ठीक है, ये तब लगने हैं जब गैसेस हो, जब सॉल्यूशंस हो तो ये लगना है। यहां से पूछोगे n क्या होता है, n कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स, फर्स्ट ऑर्डर के मोल लीटर माइनस 1, 1 माइनस 1 s माइनस 1, क्या आगे फिर 1 माइनस 1 is 0, that means s minus 1। if I want about zero order के मोल लीटर माइनस 1 और 1 माइनस 0 s माइनस 1, that is मोल लीटर माइनस 1 s माइनस 1। अब यहाँ 0 आया तो 0 के, ये मैं बता दूं एक बात बेटा, ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। ठीक है, ऑर्डर कैन नॉट बी fractional, it has always to be, it is always a whole number, it is always a whole number। ये आपको सीखना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, कल हम इसका अगला पार्ट करेंगे। बेटा यहाँ तक आपने समझना अच्छे से। दूसरी बात मैं फिर बता रहा हूँ, उस परमात्मा का, उस वाहे गुरु को आपने याद करना है और उस पर भगवान को याद करके आपके नंबरों के अंदर जो बढ़ाव आने वाला है वो आप बहुत अच्छा लगने वाला है। और अगर आपको नंबर अच्छे आते हैं, लेक्चर समझ आते हैं, IIT में सीट निकालते, मेरे घर में मिठाई देना नहीं भूलना। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर गाइस।